हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक आप अपने पॉइंट इन टाइम में अपने सब्जेक्ट को फुली पढ़ रहे होंगे। अब तक हमने फिजिक्स के जो टॉपिक्स किए हैं उन टॉपिक्स में आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, और हमने कुलाम्स लॉ और उसके ऊपर जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने किए हैं। यानी पिछली वीडियो में हमने बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुलाम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए हैं। बट कुछ क्वेश्चंस आए थे आप लोगों के बिहाफ पे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक बार समझाया जाए। बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो बेटा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो नथिंग बट फोर्सेस को इकट्ठा करना ही है। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास जैसे हमारे एक थंब को है हम चार्ज, यानी डिफरेंट फिंगर्स को हम चार्जेस मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है कि कितना चार्ज है। यानी मान लीजिए इसके ऊपर क्यू चार्ज है, सिमिलरली हर एक पॉइंट के ऊपर चार्जेस हैं। तो अब इस थंब के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर डिफरेंट जो चार्जेस इसके विसिनिटी में प्रेजेंट हैं वो उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वही निकालना ही क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लाइक मान लीजिए कि थंब फर्स्ट एक जो फिंगर है इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, तो हमने कुलाम्स लॉ में क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू के, यानी हम अगर 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन को के से डिनोट करें, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस इसकी अलग है, R1 मानेंगे तो हमारे पास F1 फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा चार्ज जो है इस चार्ज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसका फोर्स अलग आएगा। तीसरा फोर्स हमारे पास, चौथा फोर्स, यानी हमारे पास बेसिकली 4 तरह के फोर्स आ जाएंगे। और अगर हम ये बताना चाहें कि टोटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है तो आप अलजेब्रिक सम कर लीजिए, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सिंपल, यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। और अगर आपने ये चीज ध्यान से जो हमारा पिछले वाला वीडियो है वो ध्यान से देखा है तो उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर ही एक चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, याद है आपको? एक ट्रायंगल था उसमें हमने देखा था एक पोजीशन के ऊपर या कॉर्नर पे कितना चार्ज, एक चार्ज है, दूसरे चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स है। तो बेसिकली हम वहां पर यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ही बारे में बात कर रहे थे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे आज, ताकि आपका जो कुलाम्स लॉ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजर्व स्पॉट। यानी जैसे कि हमने पहले कहा कि न्यूमेरिकल करते टाइम क्या है, जैसा जैसा आपको दिया जाए वैसा वैसा आप प्रूव करते चले। तो हमें क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स दे रखे हैं, तो और रिजर्व स्पॉट के साथ वो क्या है, हैंग अप है, यानी सस्पेंडेड है। तो ये रिजर्व स्पॉट हो गया, आइडेंटिकल चार्ज है। तो हम मान लीजिए ये एक चार्ज हमारे पास स्फीयर हो गया, और दूसरा स्फीयर हमारे पास क्या हो गया, ये वाला दूसरा स्फीयर। 2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल दैट मींस अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो दूसरा वाला चार्ज इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, क्यू। नेक्स्ट थिंग, वो रिजिड सपोर्ट के ऊपर है। अब यहां तक क्वेश्चन जो है ये अपने आप में ही कंप्लीट है। कईयों को ये लग रहा है ये तो सिर्फ हमें सिर्फ इतना ही काम दे रखा है, बट हमें तो ये देखना है ना इसके ऊपर चार्जेस, इन चार्जेस के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है और कौन कौन से फोर्सेस इनके ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये रिजर्व सपोर्ट है, यहाँ पर ये 2 चार्जेस हैं जो कि आइडेंटिकल यानी सेम चार्जेस हैं, 2 एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो भी हम फोर्स बात करेंगे। बट यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ इन द सेंस हम एंगल देख रहे हैं कि एंगल ऑफ सस्पेंशन क्या है, तो ये एंगल होगा मान लीजिए थीटा है। इस स्फीयर के ऊपर हम यहाँ पर बात करें, इस स्फीयर के ऊपर हमारे पास कौन कौन से चार्ज, सबसे पहले स्ट्रिंग, मान लीजिए इसकी स्ट्रिंग की लेंथ है L, दिस वन इज आल्सो L। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हमने इसको स्ट्रिंग से बांधा है तो यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, दैट इज टेंशन। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा, तो टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, तो ये हमारे पास टेंशन हो गई। अब दूसरी चीज, जब भी कोई भी स्फीयर, उसका अपना कोई मास होगा और ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पर हमारा फोर्स क्या होगा, W इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू वेट। अब देखिए बेटे, हमारे पास ये 2 फोर्सेस आ गए। दूसरा मैंने कहा ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इसका मतलब वो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ हम फोर्स ऑफ रिपल्शन मान लीजिए, यहाँ पर हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन ये हमने यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो टेंशन है वो पर्टिकुलर किसी एंगल पे लग रहा है, तो हम यहाँ रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स करेंगे, जैसा कि हमने वेक्टर स्विम में किया था।
तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा एक्स एक्सिस में और एक आएगा वाई एक्सिस में, और ये हमें अच्छी तरह से पता है कि एक्स एक्सिस में कौन सा फोर्स लगेगा और वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लगेगा। फिर भी एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता देती हूँ, जिसके साथ एंगल बनता है, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, बाय अल्टरनेट मेथड ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। और हमारे पास दो कंपोनेंट कौन से बनेंगे, ये बनेगा टी विच वन कोस ऑफ थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ क्या है कोस थीटा बनता है, और दूसरा टी साइन ऑफ थीटा। यानी आपको सिर्फ एक लाइन में इतना सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया गया, बशर्ते कि आपको उस कंटेंट को पढ़ना आता हो, उस कंटेंट के बारे में आपने पहले गो थ्रू किया हो। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दोबारा से कि एक रिजल्ट सपोर्ट है, यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं और चार्ज स्फीयर है रादर। तो यहाँ पर स्फीयर हमने, ये हमारे पास दो स्फीयर हो गए, दोनों के ऊपर चार्ज क्यू हो गया, लेंथ हमने एल मान ली जिस स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। यहाँ पर हमने रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से ये टेंशन, सबसे पहले बात टेंशन हमारी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, तो हमने टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दी। फिर उसके बाद W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और हमारे पास आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू रिपल्शन। अब इसके बाद देखिए रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट से हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक टी साइन थीटा और एक टी कोस थीटा। अब हमें सिर्फ क्या है, जो जो हमें डाटा इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए टी कोस थीटा, टी कोस थीटा किसके बराबर है, दैट इज टी कोस थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसके साथ बैलेंस हो रहा है, दैट इज mg। इक्वेशन नंबर 1 कर ले इसको। सिमिलरली एफ जो है हमारे पास, जो फोर्स एफ है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा, तो टी साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू एफ। मैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से मैं इसको एफ ई मान लूं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक टी कोस थीटा की टर्म में, एक टी साइन थीटा की। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू ओनली डिवाइडिंग वन इक्वेशन बाय टू। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, so what will we get, we get t cos of theta, rather equation number 2 to equation number 1, we get t sin of theta divided by t cos of theta is equal to, that is fe divided by mg। देखिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा fe डिवाइडेड बाय mg। t से t कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fe बाय mg। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यानी हमारे पास अब तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो किया है यहां तक, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट। नेक्स्ट हम आगे और बढ़ते हैं। नाउ दे आर इमर्स्ड इनटू केरोसिन, देन एंगल बिटवीन देम। अगर हम इस सिस्टम को, यानी हम एयर की बात कर रहे थे तो हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आई है, तब उन्होंने कहा कि इस सारे सिस्टम को हम किसमें इमर्ज कर रहे हैं, दैट इज केरोसिन। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमें बाद में दे रखा है और उसकी डेंसिटी भी हमें दे रखी है। तो केरोसिन के अंदर अगर हम रखते हैं तो एंगल जो उन्होंने बताया दैट विल बी सेम। एंगल अगर सेम है एज इट वाज बिफोर इन एयर, जैसे एयर में था वैसे ही एंगल इसमें जो है वो केरोसिन में है। तो अब आपको जो निकालना है दैट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर, यानी आपके पास ये जो आपके स्फीयर्स हैं इनकी डेंसिटी आपको बतानी है। इसके लिए बच्चे हमें पहले थोड़ा सा बेस जो है हाइड्रोस्टेटिक का, राइट, हाइड्रोस्टेटिक हमने 11th क्लास में पढ़ा था और उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में, रादर फ्लूइड में इमर्ज की जाती है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स कौन कौन से होते हैं। यानी अगर जनरल भाषा में बोले कि अगर मान लीजिए 11th का हमें कुछ याद नहीं है, हम बेसिकली अगर देखें, हम किसी भी चीज को जब हम वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो हमें वो क्या लाइटर फील होता है। वो कौन सा फोर्स है जो हमें लाइटर फील करवाता है, वो है बायोंट फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी हम कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो बॉडी है उसके वेट में से कुछ लेस होता है, इसी वजह से वो हमें क्या होता है, थोड़ा लाइटर फील कराती है। तो इसका मतलब जब हमारा सिस्टम जो था एयर के अंदर था तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही थी, हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। जब हमारी जो सारा सिस्टम है वो केरोसिन में है तो हमारे पास
प्रेशर आएगी तो उसको हम क्या है, सारा सिस्टम यही रहेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टेंजेंट थीटा, वही सेम हम जब कंपोनेंट भी सेम ही बनेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ एम। यहाँ पर हमारा फोर्स जो है मीडियम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट, कि अगर हम एयर के अंदर रखेंगे तो उसका फोर्स अलग होगा, अगर हम इसको किसी मीडियम के अंदर रखेंगे तो उसका फोर्स अलग होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ई सॉरी एफ ई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ एम में। और अब यहाँ पर मास जो था वो स्फीयर का था एम जी, बट ड्यू टू बायोन फोर्स, जैसे कि हमने बात की, वो चीज क्या हो जाती है, लाइटर होती है, तो यानी उसके वेट में हमें कुछ ना कुछ कम मिलता है, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया, एम जी आपका एक्चुअल है और ये हमारे पास बायोन फोर्स की वजह से यानी ड्यू टू वेट ही हो गया, तो ये हमारे पास हो गया एम नॉट इंटू जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। देखिए बेटे हमारे पास ये एयर के अंदर आ गई और ये हमारे पास मीडियम के अंदर आ गई, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, यहाँ पर हम दोनों को इक्वल पुट करें, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 को इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एफ एम डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एम नोट जी। ठीक है, यानी हम दोनों के टेंजेंट थीटा दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद अगर हमने सबसे पहले क्या था, एयर के अंदर रखा था, अब हम इसको किस में रख रहे हैं, मीडियम के अंदर रख रहे हैं। तो एक रिलेशन हमने किया था जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बात की थी, तो वो था एफ नोट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू के, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप सिमिलरली देख सकते हैं, ये हमारा एफ नोट एयर की वजह से है, तो मैंने ई चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लिख दिया था, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ ई, यानी एयर के अंदर जो हमारे चार्जेस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एफ एम की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम की जगह, एफ एम की जगह हम लिख सकते हैं एफ ई डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने सबसे पहले इन दोनों को क्या है, इक्वेट किया है, इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की नॉलेज के थ्रू हमने इन दोनों को बराबर। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एफ ई से एफ ई कैंसिल, सोल्व करें, हमारे पास इक्वेशन आएगी एम जी इज इक्वल टू के एम जी माइनस एम नोट जी। क्या चीज कॉमन चल रही है यहाँ पे, ये चीज चल रही है जी, कैंसिल आउट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी एम इज इक्वल टू के एम माइनस एम नोट। इज इट सो? यानी हमारे पास ये मास की टर्म में इक्वेशन आ गई, बट क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डेंसिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी, राइट, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम तो जो है चाहे एयर के अंदर रखो या फिर आप किसी मीडियम में, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो हम यहाँ से मास की वैल्यू निकालें तो मास दैट इज इक्वल टू रो इंटू वी, यानी अब यहां पर हम पुट करें रो इंटू वी मास की, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो इंटू वी माइनस, क्योंकि डेंसिटी यहां पर हमारे पास क्या है, अलग डेंसिटी भी दे रखी है ना, जो हमारा केरोसिन है उसकी डेंसिटी हमें अलग दे रखी है, तो हम इसको रो नोट इंटू वी, वॉल्यूम दैट विल बी सेम। नेक्स्ट थिंग, वी यहां पर हमारा कॉमन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा रो इज इक्वल टू, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जैसे अगर बी को कैंसिल आउट कर दे तो रो इज इक्वल टू के रो माइनस रो नो। ये जो इक्वेशन आपके कंपटीशन एग्जाम में से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके पास थ्योरी नहीं पूछी जाती, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड में ही पूछी जाती है, वहां पर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल देना और आपका कम से कम टाइम में इसको सोल्व करना है। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास फोर्स है, एयर के अंदर दे रखा है, फोर्स दे रखा है किसी मीडियम में, और आपको डेंसिटी के टर्म में इसको बताना है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को एज ए ट्रिक वे से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज, अब ये तो हमारे पास आ गया डेंसिटी की टर्म में। अब हमें दिया क्या गया है, डेंसिटी ऑफ कैरोसिन, यानी हम जहां नोट यूज कर रहे हैं, यानी ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कैरोसिन की दे रखी है डेंसिटी। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, दैट इज रो इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, रो इज इक्वल टू, सोल्व करें, के की वैल्यू हमें दे रखी है 2,
रो माइनस रो नोट, मैं सिर्फ पहले के की वैल्यू पुट करके देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2 रो, इसको 2 रो माइनस 2 रो नोट और रो इज इक्वल टू 2 रो नोट। रो नोट की वैल्यू हमारे पास है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 800 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द टोटल डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। जब आप उसको किसी भी मीडियम के अंदर रखोगे, लाइक अगर हम केरोसिन के अंदर रख रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास अगर डबल हो गई एज कंपेयर टू क्या हो गया जब एयर के अंदर। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने ये देखा है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व, यानी बेसिकली जो सस्पेंडेड जो आपके न्यूमेरिकल्स जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर सस्पेंशन होता है या हमारे पास जो स्फीयर्स होते हैं, उसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे। सिर्फ एक लाइन से ही हमने सबसे पहले ड्रॉ करके देखा, फिर उसके बाद जो डाटा था उसके भी आप यानी उस सारे सिस्टम को हमने किसके अंदर रख दिया, मीडियम के अंदर रख दिया, और हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिला, एक हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट व्यू से एक हमें न्यूमेरिक फॉर्मूला मिला, दैट इज के रो माइनस रो नोट। तो अभी आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम करेंगे सेकंड मैथ। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें आप ये कह सकते हो कि पहले हमने जो न्यूमेरिकल किया है पिछली वाली वीडियो में, इसमें थोड़ा बहुत इसका बेस कर चुके हैं हम। यहाँ पर हमारे पास है कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच ऑफ Q, यानी उसके हर एक के ऊपर चार्ज क्या है, Q है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि यहाँ पर हर एक जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, 3 चार्जेस प्रेजेंट है, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, अब इसके बाद ईच टू Q, यानी हमारे पास 3 चार्जेस है ईच टू Q, यानी आप Q1 को भी ईच टू Q या इसको Q मानेंगे, इसको भी Q मानेंगे, इसको भी Q मानेंगे। एट द वर्टिसेस पे प्रेजेंट हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। साइड क्या है हमारे पास L, ईच साइड इज L। अब आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q। एक चार्ज Q है विद द सेम साइन एज Q, यानी हमारे पास कैपिटल Q है, उसका साइन सेम है जैसा कि इनके ऊपर, यानी अगर हमने पॉजिटिव मान रखे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। कहाँ प्रेजेंट है, प्लेस एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कहाँ पे, इसके सेंटर जो ट्रायंगल है इसके सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल आपको फोर्स बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रोइड है, ये हमारा सेंट्रोइड है, यहाँ पर कैपिटल Q जो चार्ज है वो प्रेजेंट है, इसको O मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमें देखकर इस O पॉइंट के ऊपर आपको ये बताना है कि जो Q चार्ज प्रेजेंट है तो कितना फोर्स लगेगा। तो अगेन यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्योंकि एक चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उन चार्जेस की वजह से हमारा टोटल फोर्स क्या है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखना है तो देखिए सबसे पहले A फोर्स लगा रहा है, A फोर्स लगा रहा है क्योंकि पॉजिटिव ये A फोर्स लगा तो डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी डायरेक्शन दैट इज F1, यानी A लगा रहा है हम उसको F1 मान। B लगा रहा है फोर्स, B फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन F2, और C जो लगा रहा है वो किस साइड होगा, दैट इज अब आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब भी हम पॉजिटिव सेम साइन होते हैं तो हमारा जो है फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और जब अपोजिट साइन होता है तो उसमें उसका अपोजिट हो जाता है, यानी इनवर्ड फोर्स लगता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ना तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है और नेगेटिव चार्ज में किस तरह से आती है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये रखा है कि हमारे पास 3 तरह के फोर्सेस हो गए, F1, F2 एंड F3। तो यहाँ पर इस पर हमें बताना है कि टोटल फोर्स यानी F1, F2 और F3 टोटल मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर ये 2 जो फोर्स है F2 और F3 ये क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स को लगाए, ये हमारे लिए दूसरी बात है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर A
मान लीजिए जो हमारी डायरेक्शन है यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं डी, यानी एडी हमारे पास क्या हो गया जो है वो परपेंडिकुलर हो गया बीसी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडी हमारे पास क्या हो गया, एडी की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये एडी जो हो गया इसको आप लिख सकते हो, ये हमारे पास साइड है, आपके पास साइड हो और एंगल हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास ये एंगल क्या होगा थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं एडी किसके बराबर होगा, दैट इज ए बी जो हमारा है, एडी जो है किसके बराबर होगा ए बी कोस ऑफ थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी कोस ऑफ थीटा। एडी जो ए बी कोस ऑफ थीटा है, हम एडी को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे एडी का पता चल गया तो हम ए ओ के बारे में पता कर लेंगे और सारे डिस्टेंस जो है वो ओ पे ही प्रेजेंट, यानी हम ओ ए है तो ओ बी भी और ओ सी तीनों चीज क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास एडी जो होगा वो क्या होगा ए बी कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हम या तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली लिखे या फिर हम क्या करें यहाँ पर पहले एडी जो है वो बीसी के साथ क्या ओ ए के साथ किस तरह से रिलेटेड है। जैसे हमें पता है कि ओ ए जो है वो कहाँ प्रेजेंट है 2/3 डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एडी की जगह 2/3 डिस्टेंस ऑफ ए बी, एडी की जगह लिख सकते हैं ए बी कोस ऑफ थीटा। और जैसे हमें पता है ए बी किसके बराबर है एल के बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2/3 ए बी दैट इज इक्वल टू एल और कोस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू दैट इज √3/2। अब एंगल आप अपने आप बता ही सकते हैं कितना एंगल होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसके बाद हमारे पास 3 तो आप इसको लिख सकते L/√3, यानी हमारे पास ओ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई L/√3। सिमिलरली ओ बी की वैल्यू भी यही होगी और ओ सी की वैल्यू भी यही होगी। अब हम क्या करेंगे F1, F2, F3 एंड F4 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास F1 की वैल्यू 1/4 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 4πε0। दो चार्जेस कौन से हैं, एक स्मॉल क्यू एक कैपिटल क्यू, तो ये हमारे पास हो गया कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है हमारे पास ओ ए दैट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ओ ए लिख लूं, ठीक है। अब इसी हिसाब से F2 निकालेंगे, F2 में हमारे पास क्या होगा F2 इज इक्वल टू सेम Q इंटू क्यू, यानी यहाँ पर कैपिटल Q है यहाँ पर स्मॉल q है डिवाइडेड बाय 4πε0 OB²। सिमिलरली F3 किसके बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू QQ डिवाइडेड बाय 4πε0 OC²। यानी हमने F1, F2 और F3 जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है वो चीज हमने यहाँ पर देखी है। तो F1 हमारे पास, F2 और F3 हमारे पास इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि F2 और F3 जो हमारे पास है, F2 और F3 जो है वो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 हम किसके लॉ से निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ फैक्टर एडिशन के टर्म्स में। तो इन दोनों के बीच एक तो एंगल हो गया 120, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, क्योंकि हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में भी रिजल्टेंट निकाला था, जैसे a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू है 120, a की जगह हम F1 हमारे पास आएगा, F2 b की जगह F3 आएगा। दोनों का जब हम क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट किस तरह से आना चाहिए, वो रिजल्टेंट आएगा दैट इज निकालेंगे यहाँ से यानी √3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर ओ ए की यहाँ पर पहले हम F1 और F2 की यहाँ पर लगा दें Q डिवाइडेड बाय, तो हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए ओ ए की वैल्यू, ओ ए ओ बी और ओ सी दोनों सेम थे, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे Q डिवाइडेड बाय 4πε0 ओ ए की वैल्यू थी L/√3 इज इट। तो यहाँ उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से इसको लिख रही हूँ L² और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास F1 आ गया। सिमिलरली F2 और F3 भी हमारे पास यही आएगा cos 3 QQ बाय 4πε0 R²। अब इसके बाद देखिए
हमारे पास दो फोर्स है F2 और F3। F1 लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F2 और F3 उनका रिजल्टेंट लगेगा, उसको तो हमने लिख दिया F डैश। तो रिजल्टेंट जो है इसका रिजल्टेंट हमारे पास आ गया F2 और F3 का, वो हमने मान लिया F डैश। F डैश की वैल्यू निकालेंगे इससे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। मैं उसका रिजल्ट लिख रही हूँ क्योंकि वहां पर आप फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा आपका 120, क्योंकि यहाँ पर ये दो एंगल जो है वो दो फोर्सेज हैं, वो 120 एंगल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा F डैश का वो आएगा 3Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, जो कि सिमिलर है F1 के। अब हमारे पास ये देखिए F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F डैश अपवर्ड डायरेक्शन में। F डैश यानी हमारे पास जो है आप इसको लिख सकते हो नेट, जो आपका रिजल्टेंट है नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, नेट फोर्स आएगा F डैश माइनस ऑफ F1। तो दोनों क्या है, एक 3Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एक 3Q यानी आपके पास जो टोटल रिजल्ट है फोर्स का दैट इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड के ऊपर अगर आप देखेंगे कि आपका टोटल फोर्स क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आप इसके ध्यान से देखिए और उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक बार स्टेप वाइज देखने के बाद। ये है हमारा इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल्स में ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की है, या फिर चार्ज एक लाइन के अंदर है, इसमें हमारा जो चार्ज है वो स्फीयर में है। टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ स्फीयर कैरी Q यानी कैपिटल Q चार्ज है ईच, एंड अदर टू अपोजिट कॉर्नर है जो सेम स्फीयर के हैं, उसके ऊपर है स्मॉल q। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास एक स्फीयर है, यहाँ पर इसको मान लीजिए A B C एंड D अपोजिट कॉर्नर्स पे, यानी यहाँ पर अगर मैं कैपिटल Q मानती हूँ तो यहाँ पर भी कैपिटल Q, यहाँ पर अगर मैं स्मॉल q मानती हूँ तो यहाँ पर स्मॉल q, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही रिक्वायर है कि हमारे पास एक स्फीयर है, अपोजिट कॉर्नर पर हमारे चार्ज है Q कैपिटल Q एंड दूसरे अपोजिट चार्ज के हैं वो है स्मॉल q। आपको ये बताना है इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q इज 0, यानी वन ऑफ देम Q, यानी इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, हाउ आर कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले A जो फोर्स लगा रहा है इसको इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये हमारे पास हो गया F1। C जो लगा रहा है वो लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारे पास हो गया F2। जो हमारा जो D पोजीशन के ऊपर चार्ज है वो लगा रहा है B पोजीशन पे, ये रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको अगर अच्छे से ड्रॉ किया जाए तो ये हमारे पास ये हो जाएगा F3। तो एक अकेले चार्ज जो B के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर लगने वाले जो चार्जेस हैं, सॉरी जो फोर्सेस हैं, वो फोर्स हमारे पास F1, F2 एंड F3। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है स्फीयर की दैट इज x। तो अगर यहाँ से हम BD ये वाली वैल्यूज निकालना चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से आप आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास किसके बराबर आएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ हमारे पास B से लेके D तक की जो डिस्टेंस आएगी दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अंडर द रूट और रूट 2x। ठीक है, तो यहाँ पर किस लिए, क्योंकि हमने अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है और कूलम्ब्स लॉ लगाना है तो हमें वहां पर डिस्टेंस की जरूरत मिलेगी। तो डिस्टेंस की जरूरत अगर है तो हम उस केस में F1, F2 और F3 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए F1 निकालते हैं। F1 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन कौन से हैं, यहाँ पर F1 है A की वजह से कैपिटल Q एंड स्मॉल q, ये हमारे पास दो चार्ज हो गए Q एंड Q इनटू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है x, दैट इज x स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। सिमिलरली F2 फोर्स सेम डिस्टेंस x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
F1 और F2 both are equal, that is equal to QQ divided by 4 pi epsilon naught x square। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फोर्सेस की QQ 4 pi by epsilon naught x square वैल्यू आ गई। अब ये देखिए दोनों फोर्स है 90 डिग्री के एंगल पे। अगर इनका मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, किस तरह से रिजल्टेंट निकालना चाहे, वही हमारे पास रिजल्टेंट का फोर्स है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए F डैश है तो ये हमारे पास आएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 एंगल cos ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 0। cos 90 0 होने के बाद ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर F1 और F2 दोनों बराबर है तो मैं ये मान लेती हूँ कि F1 ये भी हमारे F2 भी F1 के बराबर है तो इसको क्या लिख सकती हूँ, F1 का स्क्वायर प्लस में F1 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2F1 स्क्वायर और ये हमारे पास आएगा रूट F1। यानी हमारे पास जो F डैश है, जो F1 और F2 के बिहाफ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट किसके बराबर है, अंडर रूट 2F1। यहाँ तक क्लियर है। यानी अब तक हमने कहा हमारे पास स्क्वायर है, अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल चार्ज है Q, यहाँ पर है स्मॉल q। आपको ये बताना है किसी एक स्मॉल q के ऊपर कितना जो फोर्स लग रहा है और उन दोनों के बीच में, कैपिटल Q और Q के बीच में कितना आपके पास रेशियो है या फिर रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने F1 निकाला है, F2 निकाला है, यानी A की वजह से F1 फोर्स है, यहाँ पर C की वजह से F2 फोर्स है और जो हमारा D है उसकी वजह से F3 फोर्स है। और हमने F1 F2 ये देखा, F1 और F2 क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, F1 और F2 क्या है वो इक्वल है। तो हमारे पास F डैश हमने उसको मान लिया, F डैश जो है वो किसके बराबर है, रूट 2 इंटू F1। अब हमारे पास तीसरा कौन सा है, ये D जो है, D पोजीशन के ऊपर Q चार्ज है, ये भी तो फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, ये फोर्स हमने दिया था F3। तो F3 निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q कौन सा, दोनों चार्जेस क्या हो गए Q स्क्वायर बना रहे, क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल q है, यहाँ पे भी स्मॉल q है, तो एक Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी है, B से लेके D तक डिस्टेंस कितनी है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास है अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का करेंगे तो 2 आएगा, 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें देखिए, क्योंकि ये रिजल्टेंट इसमें बोला गया कि रिजल्टेंट फोर्स Q इज 0। रिजल्टेंट कब होगा, किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट 0 तब होगा जब उस पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल बताया कि अगर ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, मैं 20 न्यूटन यहाँ लगाती हूँ, 20 न्यूटन, तो यहाँ पर अगर एक डायरेक्शन में लगाओगे तो एडअप हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट 0 का मतलब है कि उस पर लगने वाले फोर्स इक्वल है, और आप इसे कह सकते हो कि टोटल जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको आप लिख सकते हो कि हमारे पास ये F डैश जो है, F डैश दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको इस साइड में लेके आऊं तो वो प्लस ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास F डैश की वैल्यू कितनी है, F डैश की है रूट F1 इज इक्वल टू माइनस F3। अब आपको सिंपल क्या करना है, F1 की और F3 की वैल्यूज पुट अप करनी है और उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास F1 की वैल्यू क्या है, रूट 2, F1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू F3। F3 किसके बराबर है, ये हमने यहाँ पर लिखा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। क्या करें यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए। तो हमारे पास Q जो है, हमें तो रिलेशन में करना Q और कैपिटल Q में, तो ये माइनस अंडर रूट 2Q, ये है रिलेशन जब रिजल्टेंट जो है उसके ऊपर क्या है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स Q के ऊपर 0 है, तो Q और कैपिटल Q के बीच में रिलेशन यही आएगा। तो स्क्वायर के शेप में मैं आपको इस तरह से न्यूमेरिकल की किसी भी पॉइंट के ऊपर आप बता सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, मान लीजिए यहाँ तो हमने डिफरेंट कंडीशन दे रखी है, जैसे हमने ट्रायंगल के सेंटर रोड पे किया था वैसे स्क्वायर के सेंटर रोड भी कर सकते हैं। तो वहां पर अगर मान के चलो कि हमारे पास
मान लीजिए 4 फोर्सेस प्रेजेंट है, ये चारों के चारों फोर्सेस क्या है, यहाँ पर सारे सेम क्यू क्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर पे अगर आप 4 बताना चाहो तो किसके बराबर होगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, तो ट्रायंगल में हमने क्या किया था, सेम एक पॉइंट पे बहुत सारे 3 फोर्स लग रहे थे और तीनों इक्वल थे, तो उन्होंने क्या रिजल्ट दिया था, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये जो चार्ज है ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा, ये सभी फोर्स मिला के क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे, खुद से ट्राई करके देखिएगा, रिजल्टेंट आप देखेंगे वो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। फॉर द बिहाफ ऑफ न्यूमेरिकल ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपके 6 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, हर एक कैटेगरी में से मैंने आपको एक एक करवा दिया है। बाकी अगर आप अपने आप से करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।